हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, भूगोल के आज हम लोग उस चैप्टर को कवर करने वाले हैं जो पिछले सालों में कटा था, यानी कोरोना काल से ही कटा हुआ है। 2023-24 में एक न्यू चैप्टर के रूप में हमें पढ़ना है। तो आइए समझते हैं वो नया चैप्टर कौन सा है। नया चैप्टर दोस्तों आपको पढ़ना है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर नया ऐड हुआ है। तो पक्का 100% गारंटी है कि सवाल ज़रूर इस चैप्टर से आएगा। चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में यहाँ पे हम लोग ये कवर करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, यानी सारे टाइप के प्रश्न जो है एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो। पूरी जिम्मेदारी में लेता हूँ दोस्तों आपको समझाने के, आपको अच्छे तरीके से विथ मैपिंग विथ डायग्राम के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ मैं समझाने की। बस आप थोड़ा सा अगर वॉच कर लेते हैं तो आपको 100% गारंटी के समझ में आ जाएगा, और आपके बोर्ड पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकोगे। दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो नोट डाउन कर दिया है, जैसे कि भू संसाधन तथा कृषि, परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये आपका जो भाग सेकेंड है उससे पूछा गया है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था से। ये चैप्टर जो है नया ऐड हुआ है। इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि भारत का भूगोल हमें पढ़ना है और इसमें हमें 3 टॉपिक कवर करना है। इसके बाद दोस्तों 2 टॉपिक यहाँ पे और ऐड हुए हैं, 2 चैप्टर, परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये आपका जो भाग फर्स्ट है, यानी बुक जो फर्स्ट है, मानव बल के मूल सिद्धांत। इसमें हमें विश्व के बारे में अध्ययन करना है। चैप्टर सेम यहाँ पे भी है और सेम यहाँ पे भी है, लेकिन अंतर बस इतना है कि इसमें विश्व के बारे में पढ़ना होगा और इसमें संसार के बारे में ही पढ़ना होगा। इसमें मानचित्र का भी सवाल पूछा जाएगा। मानचित्र का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग ये कवर करने वाले हैं बहुविकल्पी, अति लघु, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो। चैप्टर का दोस्तों नाम यहाँ पे है परिवहन तथा संचार, और बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है। तो यहाँ पे एक महामार्ग है और उस महामार्ग का नाम है स्टुअर्ट, और पूरा नाम देखा जाए तो पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग है। ये किनके मध्य है यही हमें बताना है। तो सबसे पहले आंसर देखने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक छोर पे यहाँ पे डार्विन है और दूसरे छोर पे यहाँ पे मेलबोर्न है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं और इन दोनों क्षेत्रों को अगर आपस में से मिला दिया जाए तो ये एक मार्ग बन जाता है, ये महामार्ग है। ठीक है। तो इस प्रकार से डार्विन और जो मेलबोर्न है ये महामार्ग है, और इसी महामार्ग को जो है यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डार्विन और मेलबर्न। ठीक है। स्टुअर्ट जो महामार्ग है ये मेलबर्न और जो है डार्विन से संबंधित है, यहाँ से गुजरता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। विथ मैपिंग के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया है ताकि आपको रट्टा मारना ना पड़े। अगला सवाल दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं, संसार का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है। जलमार्ग की बात हो रही है, लेकिन सबसे व्यस्ततम है और पूरी दुनिया का, पूरे संसार का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। आइए समझते हैं ऐसा कौन सा जलमार्ग है जो इतना व्यस्त चलता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राइन जलमार्ग। ये राइन जलमार्ग कहाँ है, आइए मैपिंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप आसानी से उस चीज़ को समझ पाओ। दोस्तों जो राइन जलमार्ग है ये सबसे पहले आपको बता दें, ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है। यूरोप महाद्वीप में इसमें कई देश शामिल हैं, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। नीचे यहाँ पे स्विट्जरलैंड दिखाई देगा आपको, और यहाँ पे जर्मनी दिखाई देगा, यहाँ फ्रांस दिखाई देगा। इसके बाद ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा आपको, यहाँ पे जो है बेल्जियम। ठीक है। तो यहाँ पे अब सवाल ये है कि यहाँ स्विट्जरलैंड से निकलती है नदी और इस प्रकार से बहती हुई जर्मनी होते हुए जो है ये उत्तरी सागर में जाके गिरती है। अगर मैं इस मानचित्र से आपको दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा स्पष्ट होगा, आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये दोस्तों है स्विट्जरलैंड, और यहाँ से नदी राइन नदी, देखिए राइन नदी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये राइन रिवर जो इस प्रकार से चलती है और सबसे ज़्यादा जो है ये जर्मनी में बहती है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है स्विट्जरलैंड से निकल के जो है जर्मनी होते हुए इसके बाद जो है नीदरलैंड में, फिर उत्तरी सागर में जाती है। तो ये पूरे विश्व की सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। तो इसका आंसर जो है राइन नदी हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई होप आप मैपिंग के माध्यम से भी समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया है,
विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। तो आपका जवाब यहाँ पे होगा दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आइए इसको भी मानचित्र के माध्यम से दिखा देते हैं ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। देखिए, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको मानचित्र की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप मानचित्र नहीं पढ़ सकते हैं, मानचित्र समझ नहीं सकते हैं, तो भूगोल का ज्ञान अधूरा होता है। इसीलिए ज्योग्राफी पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसका मैपिंग समझना। आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पड़ता है ये रूस में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूस है। और रूस में बात करें यहाँ पे जो है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक जगह पड़ता है, इस जगह का नाम है पीटर्सबर्ग। इस जगह का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, पूरा नाम है इसका, मैं पीटर्सबर्ग लिख दे रहा हूँ। और यहाँ से ये रेल मार्ग शुरुआत होती है, और इस रेल मार्ग की शुरुआत यहाँ से जो है इस प्रकार से ऐसे होते हुए यहाँ पे जो है रूस की राजधानी मॉस्को, और इसके बाद ये होती हुई इस प्रकार से जो है यहाँ तक आती है, यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं। और जो ये क्षेत्र का नाम है, इस क्षेत्र का नाम है व्लादिवोस्टोक। इस क्षेत्र का नाम है व्लादिवोस्टोक। यहाँ तक है जो ये रेल मार्ग है, व्लादिवोस्टोक तक। तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो ये लंबाई जो है 92, लगभग जो है 92 30 किलोमीटर है, समथिंग इस प्रकार से 92-30 किलोमीटर है। ये अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। अगर एग्जैक्ट आंकड़ा देखना है तो आपको एनसीईआरटी एक बार देख लीजिए। इसमें अगर बात करें सेंट पीटर्सबर्ग की, तो जो है सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर जो है व्लादिवोस्टोक तक है ये। दोस्तों, अगर इसकी लंबाई की बात करें ट्रांस साइबेरियन की, तो अलग अलग किताबें अलग अलग दिया है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो जो है इसका 93-22 किलोमीटर। ठीक है, जो मैंने बताया है उसका भी आंकड़ा जो है कहीं किसी दूसरी किताब में दिया है, तो आप जो है ये एनसीईआरटी वाला ध्यान में रखेंगे। ठीक, उससे लंबाई नहीं पूछ जाता है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश में रेलमार्ग का जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस देश में रेलमार्गों का जाल जो है सघनतम पाया जाता है? मतलब ये है कि जो रेलमार्ग है वो सबसे ज़्यादा, सबसे घना उस क्षेत्र में है। तो आइए उस देश का नाम पता करते हैं। उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। आप इस नाम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊषा के नाम से याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊषा लिखा है, ऊषा का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका आप ऊषा के नाम से याद कर सकते हैं कि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलमार्ग जो है सघनतम जो है यहाँ पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, स्वेज नहर जोड़ती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिए इसको कि जो है स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैपिंग के माध्यम से मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया है। आइए पहले मैपिंग ही आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये दोस्तों ये पूरा का पूरा देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, और ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये है लाल सागर, और यहाँ पे देख रहे हैं ये भूमध्य सागर है। लाल सागर और भूमध्य सागर को यहाँ पे जोड़ने का एक काम करती है उस जो वो नहर है, उसी का नाम है स्वेज नहर। तो स्वेज जो नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विथ मैपिंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं, आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से सागर को जोड़ती है? तो इसका जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी वाला, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर है और यहाँ पे लाल सागर है। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य सागर और लाल सागर। पिछला सवाल दोस्तों जितना इम्पोर्टेंट था उतना ही सवाल ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। यह आप जो सवाल है, पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको जोड़ती है इसको भी मैपिंग के माध्यम से समझ लीजिए। आपको दोस्तों ऐसा कोई बताएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, मैं आपको रट्टा मारना नहीं सिखा रहा हूँ, आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, समझते चीज़ों कैसे हैं। पनामा नहर की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जो है अलग करने वाली एक नहर है, और इस नहर का नाम है यहाँ पे पनामा नहर। तो यहाँ पे देखिए ये किसको जोड़ती है, हमें इस बात को समझना है। इधर देखिए अटलांटिक महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पे इस नहर को बनाकर इन दोनों महासागरों को जोड़ा गया है, और नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को अलग करती है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है कौन?
पनामा नहर। और किन दो महाद्वीपों के मध्य, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पनामा नहर किनको जोड़ती है, एक तो अटलांटिक महासागर, दूसरा जो है प्रशांत महासागर को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। तो जो बृहद ट्रंक मार्ग है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो से मैंने अभी आपको मानचित्र दिखाया है, ये देखिए अटलांटिक महासागर है। तो इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पड़ेगा, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे साउथ पड़ेगा, तो ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ अटलांटिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही जो प्रश्न पूछ रहा है, यही प्रश्न को उस मैपिंग में कवर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका दूसरा, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। अभी दोस्तों मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी बहुविकल्पीय के, जो भी है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस आप समझते चलिए चीज़ों को, कैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। चैनल टनल जोड़ता है। तो देखिए चैनल क्या होता है, ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये कोई टीवी चैनल नहीं है। ये दोस्तों चैनल का मतलब होता है पानी का कोई ऐसा सकरा भाग, पानी का कोई ऐसा सकरा भाग जो चैनल कहलाता है। पानी का सकरा भाग क्या होता है, जो है वो चैनल कहलाता है। तो यहाँ पे बात करें टनल का मतलब क्या होता है, सुरंग होता है। तो यहाँ पे जो चैनल टनल है ये किसको जोड़ता है, यही बात को समझना है। तो आइए इसमें भी मैपिंग का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने हर जो है प्रश्न में मैपिंग का प्रयोग किया है। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए ग्रेट ब्रिटेन है और यहाँ पे देखिए फ्रांस है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक चैनल है और इस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। ठीक है, इस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। पानी का जो सकरा भाग होता है उसी को चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश चैनल है। अब ये एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से इस प्रकार से इसको जोड़ा गया है, किसको, फ्रांस की राजधानी पेरिस को और ब्रिटेन की राजधानी लंदन को। जो है आपने गाना सुना होगा लंदन से लाएंगे, आपने गाना सुना होगा लंदन से लाएंगे, तो आगे आप अपना जोड़ लीजिए गाना, आपको याद आ जाएगी लंदन से लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको जो है इस प्रकार से जोड़ा गया है इस चैनल के माध्यम से, और वो चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। और यहाँ पे इस प्रकार से टनल बन जाता है तो उसको बोलते हैं यहाँ पे चैनल टनल। तो किसको जोड़ता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस को और ब्रिटेन की राजधानी लंदन को। ठीक है, तो इसका करंट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस और लंदन को जोड़ता है। इसका बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैंने सेलेक्ट किया है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रखना, बिग इंच पाइपलाइन क्या है और ये जो है क्या प्रवाहित किया जाता है, यहाँ पे ये बात को समझना है। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है ये एक तरह से पाइपलाइन है जिससे जो है पेट्रोलियम का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है प्रवाहित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट करके लिख दिया है कि बिग इंच पाइपलाइन ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश से संबंधित है। यानी बिग इंच पाइपलाइन कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संचार उपग्रह नहीं है। संचार उपग्रह नहीं है, आर्यभट्ट भारत का है, भास्कर भी भारत का है, इनसेट और लैंडसेट में दोनों में कोई एक है, तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंडसेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का ये उपग्रह नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। अभी हम लोगों ने जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय के वो कवर किए हैं। अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल दोस्तों है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अथवा करके इसी सवाल को पूछा गया है। पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम लिखिए। तो सवाल दोस्तों यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के पूछ ले, आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है बोर्ड पेपर में। पारद्वीपीय महारेल क्या होता है, यहाँ पे आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर जो मैंने लिखा है बहुत आसान शब्दों में लिखा है, आप एक बार में समझ जाओगे। महाद्वीप का मतलब क्या होता है तो समझ में आता होगा, एक स्थल का बहुत बड़ा भूखंड जो है वो स्थल का बहुत बड़ा भूखंड क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है। महाद्वीप के आर पार बनाए गए और दोनों छोर को जोड़ने वाले रेल मार्ग को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। जैसे मान लो यहाँ मान लेते हैं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है,
यहाँ मान लेते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को जब जोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक महाद्वीप हो गया। तो एक छोर ये लेते हैं, एक छोर ये लेते हैं, तो महाद्वीप को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को पार करती है ये रेल मार्ग। तो ऐसा टाइप का अगर कोई रेल मार्ग है तो उसे कहते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर जाती है। ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो रेल मार्गों के नाम अगर आप ध्यान में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और कैनेडियन रेल मार्ग। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये पड़ता है रूस में, और कैनेडियन मतलब होता है ये कहाँ पे, कनाडा में। ठीक है, कनाडा में। तो इस प्रकार से दोनों जो है मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार से जो है विस्तार लिखिए, किसका विस्तार कितना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का डाटा नोट डाउन किया है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। दूसरी बात यह है कि इसकी लंबाई जो है 9322 किलोमीटर है, यानी 9322 किलोमीटर है, और ये 1905 में तैयार हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, यह रेल मार्ग बाल्टिक सागर के निकट सेंट पीटर्सबर्ग के से पूर्व प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक है। इस रेल मार्ग की यात्रा 7 दिन में पूरी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी पॉइंट मैंने लिखा है इस बात को मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। दूसरी पॉइंट है इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 9322 किलोमीटर है। यह 1905 में जो है बनकर तैयार हुआ था। यह रेल मार्ग व्लादिवोस्टोक सागर है। व्लादिवोस्टोक सागर है वो कहाँ पे, वो भी आपको बताएंगे। और सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर जो है पूर्वी प्रशांत तट से जो है व्लादिवोस्टोक तक माना जाता है। 7 दिन की यात्रा होती है इसमें। आइए मानचित्र का जो है प्रयोग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए रूस है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया है रूस, और यहाँ पे एक तरफ है बाल्टिक सागर है। ठीक है, एक बाल्टिक सागर है, और एक तरफ यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर है। तो एक छोर से यहाँ पे देखा जाए, एक छोर से यहाँ से लेकर चलेंगे व्लादिवोस्टोक तक, दूसरे छोर पर ये जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग से शुरुआत होती है और उसकी राजधानी मास्को से होती है। मास्को में उसके बाद फिर कजान, फिर ओमस्क, फिर चीता, फिर इसके बाद खबरोवस्क, इसके बाद जो है व्लादिवोस्टोक तक आता है। इस बात को दोस्तों अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन ही दीर्घ क्वेश्चन पूछता है, अगर आप इसको प्रेजेंट कर दिए तो 100% गारंटी है दोस्तों, आपको बता रहे हैं कि 10 नंबर का अगर सवाल पूछता है तो 10 में 10 नंबर आपको पूरा मिलेगा। आइए मैं थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ कैसे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा ध्यान देंगे, आपको मैं पूरा सेंटेंस याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप सेंट पीटर्सबर्ग से निकलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप मास्क लगा लेंगे। ठीक है, मास्क लगा लेंगे। मास्क लगा के निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, क्योंकि जान बचानी है। क्या करनी है, जान बचानी है। और ध्यान रखेंगे जब मास्क लगा कर निकलेंगे वो वाला मास्क लगाएंगे। कौन सा, वो मास्क, कौन सा, वो मास्क लगाएंगे जिससे चीता भी डर जाए देखकर। वो मास्क लगाना है जिससे चीता भी डर जाए। जब चीता डर जाएगा तो आपका खबर आएगा, जो है खबरों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खबर आएगा कि भाई ऐसा मास्क आपने लगाया जिससे चीता भी डर गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे जब सेंट पीटर्सबर्ग से निकलेंगे तो मास्क लगाएंगे, और मास्क लगाएंगे किस लिए, क्योंकि जान बचानी है। और वो मास्क लगाएंगे, कौन सा, वो मास्क जिससे चीता भी डर जाए। जब चीता डर जाएगा तो खबर आएगी आपकी। जब खबर आएगी तो सही में आप जो है व्लादिवोस्टोक में पहुंच जाएंगे। आपकी बॉडी कैसी होगी, अच्छी होगी, क्योंकि आपने जो है मास्क लगाया है। मास्क लगाया है तो आपको बीमारी नहीं होगी, तो आपकी बॉडी कैसी होगी, अच्छी होगी। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि मास्को, कजान, ओमस्क, चीता, खबरोवस्क और व्लादिवोस्टोक तक ये जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट किया है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पनामा नहर के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है, सुएज नहर के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसी सवाल को ऐसे ही पूछ सकता है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व का वर्णन कीजिए। इन सभी का आंसर दोस्तों एक ही होगा, क्योंकि इसमें सभी में महत्व पूछा है। और सुएज नहर का क्या महत्व है, जो है पनामा नहर का महत्व क्या है, सुएज नहर का महत्व क्या है, उत्तरी अटलांटिक राजमार्ग का क्या महत्व है, इन सब का आंसर आप एक ही लिख सकते हो और सबका आंसर सटीक तरीके से आपका सही भी होगा। आइए डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने महत्व लिखा है क्योंकि सभी का आंसर एक है। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक महत्व हो सकता है, भौगोलिक महत्व हो सकता है, राजनीतिक महत्व हो सकता है या सामाजिक महत्व हो सकता है। ये 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। कैसे करना है इसका मैं छोटा सा एक डेमो आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिखा है। जैसे मान लीजिए आर्थिक महत्व, जब किसी भी देश में जब जैसे मान लो नहर बनी, तो नहर बनने का कुछ उद्देश्य होगा, कहीं न कहीं लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ मदद मिलेगी, कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी तो उनका जो है उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा तो लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, व्यवसाय होगा, पूंजी मिलेगी, कहीं न कहीं उनको जो है आर्थिक रूप से सहायता ज़रूर मिलेगी। ऐसी ही यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हैं कि व्यापार क्षेत्र में बढ़ावा और औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का में योगदान होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो नहर बनाए जाएंगे उस नहर में देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट बाय मिस्टेक, दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक महत्व क्या होता है। तो आर्थिक महत्व में आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो नहर बनाए गए हैं उनका कुछ न कुछ आर्थिक महत्व ज़रूर होता है, क्योंकि जब एक देश से दूसरे देश में नहर जाएगी तो वहाँ पे लोगों को जो है अपने कृषि से संबंधित, अपने जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में सामान ले जाने की जो है सुविधा होगी, बहुत सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आर्थिक महत्व होगा। भौगोलिक महत्व क्या होगा? भौगोलिक महत्व में ये होगा कि जब एक देश से दूसरे देश में नहर जाएगी तो वहाँ के लोगों को सिंचाई में सुविधा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सिंचाई की सुविधा होगी तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन अच्छा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वहाँ पे उस क्षेत्र में जल की उपलब्धता होगी और जल की उपलब्धता होने से कहीं कि उस क्षेत्र में पानी की जो कमी होगी उसको जो है दूर किया जा सकता है। तो भौगोलिक महत्व में इस प्रकार से आप लिख सकते हो। राजनीतिक महत्व क्या होगा? राजनीतिक महत्व ये होगा कि अगर मान लो एक देश कोई ए है और एक देश कोई बी है, एक देश कोई सी है, जब नहर यहाँ से जाएगी तो जब यहाँ से नहर जाएगी तो हर देश को फ़ायदा होगा। जब हर देश को फ़ायदा होगा तो उन देशों में जो राजनीति होगी वो कैसी होगी? अच्छी होगी, संबंध अच्छे बनेंगे, कहीं न कहीं उनका बढ़ावा मिलेगा, एक दूसरे देश में समझौता अच्छा होगा, संबंध अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे तो कहीं न कहीं व्यापार भी अच्छा होगा, लोगों का विकास भी अच्छा होगा। इस प्रकार से आप इसे आसानी से प्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद तो आता है आपका सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व में क्या? समाज में कौन रहता है? समाज में रहते हैं लोग, और लोग जो होते हैं वो लोग कहीं न कहीं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। नहर निकाली गई है, अगर लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तो नहर निकालने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जो इंदिरा गांधी नहर है भारत में जो राजस्थान में बहती है, उस इंदिरा गांधी नहर का बहुत सारा फ़ायदा है। राजस्थान डेजर्ट एरिया में नहर निकल गई, जहाँ पानी कभी पहुँचता नहीं था वहाँ पानी मिल रहा है लोगों को, तो फ़ायदा नहीं होगा? बहुत फ़ायदा होगा। कृषि का बढ़ावा होगा, लोगों को सिंचाई की सुविधा बढ़ जाएगी, लोगों को और सुविधाएं मिल जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि समाज में लोग रहते हैं तो सामाजिक महत्व भी होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आप अगर 4-5 लाइन लिखेंगे तो आप अच्छे से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इन सभी का आंसर एक ही होगा। मैंने दोस्तों 3 प्रश्न को एक में कवर किया है। यहाँ पे भी मैं 3 प्रश्न को एक ही में कवर करूँगा ताकि जो है आप कम समय में अच्छा कंटेंट ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, ज़्यादा समझ पाएँ। यहाँ पे सवाल अगर आपसे पूछ ले वायु परिवहन के महत्व बताइए या लाभ और महत्व या विशेषताएँ पूछे तब भी आंसर यही होगा। इसके बाद जल परिवहन का पूछ ले, रेल परिवहन का पूछ ले, सब में क्या पूछा है? महत्व पूछा है या लाभ पूछेगा, तो आंसर यही होगा। आइए इनको समझते हैं बारीकी से। सवाल यहाँ है कि वस्तुओं और सेवाओं को लेन देन में आसानी होगी। देखिए सिंपल सी बात है, चाहे आप रेल मार्ग से लेकर जाएं, चाहे आप वायु मार्ग से लेकर जाएं, चाहे आप जल मार्ग से लेकर जाएं, तो वस्तुओं को लेन देन करने में आसानी होगी कि नहीं होगी? जब परिवहन की कमी थी तो कहीं न कहीं वस्तुओं को लेन देन करने में असुविधा होती थी, लेकिन जब परिवहन का जैसे जैसे बढ़ावा मिलता रहा और विकास होता रहा, लोगों को और फ़ायदा होता रहा, जो है वस्तुओं और सेवाओं का जो है, एक मिनट सॉरी फॉर दैट, तो दोस्तों कहीं न कहीं जो है इसमें फ़ायदा ज़रूर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख सकते हैं समय के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात। देखिए जैसे जो रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, जल परिवहन है, अगर मान लीजिए रेल परिवहन से अगर थोड़ा लेट होता है तो वायु परिवहन के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से समय से उस वस्तु को वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। वस्तु या सेवा को दोनों पहुँचाया जा सकता है जब जिस टाइम पर ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे कच्चे सामान होते हैं जो 24 घंटे में ख़राब हो जाते हैं, तो उनको आसानी से उस स्थान
पे परिवहन के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है। तो महत्व है कि नहीं है? बिल्कुल महत्व है। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों आपका कवर हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, वस्तुओं के रखरखाव में सुविधा। देखिए आसानी होती है जब किसी वस्तु को हम किसी सुरक्षित जगह रख पाते हैं। तो इसमें कहीं के चाहे जल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो, इन सभी वस्तुओं को रखने की सुविधा आसानी से होती है और हम आसानी से रख सकते हैं। सुरक्षा में सहायक होता है। बहुत सारी परिवहन होते हैं, जैसे रोड परिवहन की बात किया जाए, बहुत सारी सड़कें खराब होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो उसमें जो है कहीं की दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसमें वस्तुओं को हम जो है रखने में सुरक्षा होती है, सहायता प्रदान मतलब मिलती है, कहीं की अच्छा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से पर्जन कर सकते हैं। अगला है मुख्य या मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन में सुविधा। जो मुख्य या फिर मूल्यवान होती है, बहुत सारी कीमती वस्तुएं होती हैं, उससे टाइम से पहुंचाना होता है, समय से एक स्थान दूसरे स्थान पर आयात निर्यात करना होता है, तो उसे आसानी से हम परिवहन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, जिसके महत्व हो जाएंगे। लास्ट दोस्तों प्रश्न है यहाँ पे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आसानी से समझ लीजिए बस। विश्व के वो कौन से प्रमुख प्रदेश हैं जहाँ वायुमार्ग के सघन तंत्र पाया जाता है? एक चैप्टर दोस्तों आपका यहाँ पे पूरा फिनिश हो जाएगा। कौन सा? परिवहन एवं संचार। बस यही लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए कि विश्व के कौन से प्रमुख प्रदेश हैं जहां वायुमार्ग के सघन तंत्र पाए जाते हैं? तो पश्चिमी यूरोप है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये जो तीन क्षेत्र हैं, ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सघन तंत्र पाया जाता है। आइए मैं आपको मानचित्र से दिखा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। दोस्तों अगर मानचित्र में समझे तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट मैंने आपको बताया है। पहला पश्चिमी यूरोप है। पश्चिमी यूरोप का मतलब ये वाला यूरोप, ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र में ज़्यादातर होता है, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो भारत और चीन वाला क्षेत्र है ये हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे चीन नहीं आता दक्षिणी पूर्वी एशिया में, इसमें आते हैं ये वाले क्षेत्र आते हैं, ठीक है, ये वाले आते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका वाला पूर्व का हिस्सा, ये पार्ट आते हैं। तो इस बात पे इस